नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन और हम लोग अपने इस सब्जेक्ट की 4th यूनिट अभी पढ़ रहे हैं जो कि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के ऊपर बेस्ड है। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग हमारे इस सब्जेक्ट में पढ़ने का मकसद ये है कि चूँकि हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन है, यानी कि हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम्स की हेल्प से सॉफ्टवेयर को डेवलप करेंगे। तो अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की हेल्प से अगर सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है, तो हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में आना चाहिए या हमें सीखना पड़ेगा। तो ये जो हमारी लैंग्वेज है सी प्लस प्लस, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम्स को भी सपोर्ट करती है और प्रोसीजरल पैराडाइम्स को भी सपोर्ट करती है। इसमें इसीलिए हम लोग इसको मिडिल लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। पहले हम लोग सी प्लस प्लस को सी विथ क्लासेस कहते थे, लेकिन आगे चल के जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती गई और कॉन्सेप्ट और ज़्यादा इसमें इम्प्लीमेंट होते गए, तो हम लोग सी प्लस प्लस बोलने लगे। ठीक है। तो अभी तक दोस्तों हम लोगों ने इस 4th यूनिट में ये देखा है कि सी प्लस प्लस का स्ट्रक्चर क्या होगा, किस तरीके से हम सी प्लस प्लस के स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करेंगे, या फिर उसका कंट्रोल स्ट्रक्चर एक तरीके से कहें तो कैसा होगा। उसके बाद से दोस्तों हम लोगों ने उस स्ट्रक्चर को डिटेल में देखा था कि कहाँ पे कौन कौन सी हेडर फाइल्स हैं, कौन सा मेन फंक्शन है, कौन सी फंक्शन बॉडी है और सबका यूज़ क्या क्या है। जैसा कि हम लोगों ने नेम स्पेस के बारे में देखा था कि नेम स्पेस का यूज़ हम कब करते हैं। ठीक है। हमने इसी तरीके से कांस्टेंट डाटा टाइप के बारे में देखा था, इनम डाटा टाइप के बारे में देखा था और लास्ट लेक्चर में दोस्तों हम लोगों ने फोकस किया था कि कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में कि कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या है सी प्लस प्लस का और उसके अलग अलग जो कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं सी प्लस प्लस के अंदर उनका कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या है। जैसा कि हम लोगों ने कंडीशनल स्टेटमेंट इफ एल्स के बारे में भी देखा था, अपना लूप के बारे में भी देखा था, जंप स्टेटमेंट ब्रेक के बारे में भी देखा था कि उसका कंट्रोल स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो दोस्तों अभी तक हम लोग जो 4th यूनिट में सी प्लस प्लस के बारे में फंक्शन पढ़ रहे थे, वो सी प्लस प्लस के बेसिक कॉन्सेप्ट थे। क्या थे वो? सब सी प्लस प्लस के बेसिक कॉन्सेप्ट थे। लेकिन आज जो दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे, वो हम डिस्कस करेंगे सी प्लस प्लस के फंक्शन को। किसको डिस्कस करेंगे? सी प्लस प्लस के फंक्शन को। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर हम सी प्लस प्लस के फंक्शन की बात करें या फिर हम सिंपल एक फंक्शन की बात करें, तो हमें फंक्शन का पता है कि एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो कि पर्टिकुलर किसी भी ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करता है। नॉर्मली हम लोग को जब अगर बड़ा प्रोग्राम बनाना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि कोड को कई छोटे छोटे फंक्शन में डिवाइड कर देते हैं और उन फंक्शन का अकॉर्डिंग टू नीड हम लोग यूज करते हैं पूरे प्रोग्रामिंग के अंदर। ठीक है। तो ये जो सी प्लस प्लस में जो फंक्शन है, इनका भी वही रोल है जो कि नॉर्मली फंक्शन का रोल होता है, जो कि ब्लॉक ऑफ कोड जो कि एक पर्टिकुलर ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं और प्रोग्रामिंग में सही जगह पे इंप्लीमेंट किए जाते हैं। ठीक है। तो आइए हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं सी प्लस प्लस फंक्शंस को। ठीक है। तो जैसा कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉरी एक सेकेंड, सॉरी एक सेकेंड, हाँ। तो जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है सिंपल फंक्शन, तो आइए देखते हैं सिंपल फंक्शन के बारे में। तो जैसा कि लिखा हुआ है कि अ फंक्शन इज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट दैट टुगेदर परफॉर्म अ टास्क। ये लाइन अगर आप लोग पढ़ रहे हैं, तो जो मैंने अभी आपको बताया कि फंक्शन क्या है कि एक ब्लॉक ऑफ कोड है जो कि पर्टिकुलर किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, उसी चीज को यहाँ पे दूसरे वर्ड में लिखा हुआ है कि अ फंक्शन इज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट दैट टुगेदर परफॉर्म अ टास्क। यानी कि एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स है जो मिलके किसी टास्क को परफॉर्म करते हैं। ठीक है ना। एवरी सी प्लस प्लस प्रोग्राम has at least one function which is main function, and all the most trivial programs can define additional functions। यानी कि हर प्रोग्राम, हर सी प्लस प्लस, चूंकि हम यहाँ सी प्लस प्लस प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, तो हर सी प्लस प्लस प्रोग्राम के अंदर
एक फंक्शन तो होता ही है जिसको हम मेन फंक्शन कहते हैं। ठीक है, हर C++ प्रोग्राम के अंदर एक फंक्शन है जिसको हम मेन फंक्शन कहते हैं। इसके अलावा और भी कई सारे एडिशनल फंक्शन हम बना सकते हैं, और हम बना भी सकते हैं और होते हैं जिनका हम यूज C++ प्रोग्रामिंग में करते हैं। लेकिन ये एडिशनल है, यानी कि हमें इनकी जब जरूरत पड़ती है तभी हम इनको यूज करते हैं या फिर इनको क्रिएट करते हैं। लेकिन जो मेन फंक्शन है वो हमें बनाना, हमें लिखना ही पड़ता है। इसलिए हम ये कहते हैं कि हर C++ में एक फंक्शन तो होता ही होता है जिसको हम मेन फंक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने स्ट्रक्चर में देखा भी था कि जैसे कि आपको पता है कि ये हेडर फाइल हो गई, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, फिर नेम स्पेस हम लोग लिखते हैं, फिर हम लोग लिखते हैं मेन। ये जो हमारा है मेन, यही हमारा मेन फंक्शन होता है, और इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम लोग फंक्शन बॉडी को लिखते हैं। क्या लिखते हैं दोस्तों? फंक्शन बॉडी को क्या लिखते हैं? फंक्शन बॉडी को। ठीक है ना? तो ये हमारा जो है ये मेन फंक्शन अगर हम नहीं लिखते हैं तो C++ का प्रोग्राम जो है हमारा कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो ओवरऑल कहने का मतलब क्या है कि हम जब भी कोई C++ का प्रोग्राम लिखते हैं तो हम उसमें एडिशनल फंक्शन को यूज कर सकते हैं, वो हमारे रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो हमारा जो मेन फंक्शन है C++ में, उसको हमें यूज करना ही होता है, चाहे और अगर हम उस मेन फंक्शन को यूज नहीं करते हैं तो हम आगे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना? तो हर C++ में एटलीस्ट एक फंक्शन होता है जिसको हम मेन फंक्शन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं हम लोग। You can divide up your code into separate function, माने कि हम अपने कोड को सेपरेट फंक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया भी था, हम लोग जैसा कि फंक्शन होता भी है ब्लॉक ऑफ कोड, तो उसी तरीके से मैं यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो यही समझा रहा है कि हम अपने कोड को सेपरेट ब्लॉक ऑफ कोड में या सेपरेट फंक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, हाउ जैसा कि लिखा, हाउ यू डिवाइड up your code among different functions is up to you, but logically the division usually is such that each function perform a specific task। ठीक है ना? हम फंक्शन को हम प्रोग्राम के कोड को फंक्शन में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलर जो हर हम लॉजिकली इस तरीके से फंक्शन को डिवाइड करते हैं कि वो एक पर्टिकुलर टास्क को प्रोड्यूस कर सके। ठीक है ना? आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि फंक्शन डिक्लेरेशन टेल्स द कंपाइलर अबाउट अ फंक्शन नेम, रिटर्न टाइप एंड पैरामीटर। फंक्शन डिफिनीशन प्रोवाइड्स द एक्चुअल बॉडी ऑफ द फंक्शन। यानी कि अगर फंक्शन को अगर हम डिक्लेयर करते हैं, यानी कि अगर हम फंक्शन को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो उसमें डिक्लेरेशन में होता क्या है फंक्शन के? सबसे पहले तो फंक्शन का नेम होता है आपका, यानी जब भी हम कोड में फंक्शन को डिक्लेयर करने की कोशिश करते हैं या इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, तो वहां पे क्या होता है, सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि हमें फंक्शन का नेम लिखना होता है, हमको ये रिटर्न टाइप लिखना होता है कि जो फंक्शन है वो किस टाइप के डाटा को रिटर्न करेगा। ठीक है ना? और साथ में हमें पैरामीटर्स लिखने पड़ते हैं, यानी हर फंक्शन के पैरामीटर की कुछ वैल्यू होती है, तो हमें वो पैरामीटर्स को भी वहां पे शो करना होता है। यानी कि जब भी हम फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे तो हमें तीन चीजें लिखनी है, फंक्शन का नाम लिखना है, रिटर्न डाटा टाइप लिखना है और उसके पैरामीटर को वहां पे लिखना है। अगर हम ये तीनों चीजों को नहीं लिखते हैं तो हम क्या है कि फंक्शन को डिक्लेयर जो है वो नहीं कर पाएंगे दोस्तों। ठीक है ना? तो अगर हमें फंक्शन को डिक्लेयर करना है तो हमें ये तीनों चीजें लिखनी पड़ेंगी, तभी हम फंक्शन का डिक्लेरेशन कर सकते हैं। ठीक है, आगे आइए देखते हैं कि द C++ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी प्रोवाइड्स न्यूमेरियस बुल्ट इन फंक्शंस बट दैट योर प्रोग्राम्स कैन कॉल। तो C++ लाइब्रेरी प्रोवाइड बहुत सारे फंक्शन बनाती है जो कि हम अकॉर्डिंग टू नीड कॉल करते हैं। तो एग्जांपल के रूप में देखिए फंक्शन स्ट्रक्ट, ये भी पहले से यूज किया हुआ है, टू कनेक्ट टू कंकरेंट टू स्ट्रिंग। ठीक है ना? तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे देखा कि जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि द C++ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी प्रोवाइड्स न्यूमेरियस बुल्ट इन फंक्शंस दैट योर प्रोग्राम कैन कॉल। यानी कि C++ में ऐसे कई सारे फंक्शन है जो कि प्रोग्रामिंग को जब हम डिजाइन किया जा रहा था
उसी टाइम पे क्रिएट किया गया था, और अकॉर्डिंग टू नीड हम जब भी यूज होता है, जब भी हमें इनकी जरूरत होती है तो हम इसको प्रोग्राम में कॉल कर लेते हैं। जैसे कि फंक्शन स्ट्रक्ट की बात करें तो ये कॉन्केटेंट टू स्ट्रिंग के लिए यूज होता है। फंक्शन इसी तरह से अगर दूसरा एग्जांपल लें कि फंक्शन MEM CPY, तो ये फंक्शन किस लिए यूज होता है? टू कॉपी वन मेमोरी लोकेशन टू अनदर मेमोरी लोकेशन, अनदर लोकेशन एंड मेनी मोर फंक्शंस, ठीक है ना। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि C++ के अंदर कई सारे फंक्शन ऐसे होते हैं जो कि पहले से डिजाइन किए गए हैं प्रोग्रामिंग को जब डिजाइन किया जा रहा था, ठीक है ना। हम इन फंक्शन को जैसे हमारी जरूरत होती है प्रोग्रामिंग में वैसे इनको कॉल करते हैं। तो जो एग्जांपल है एक आपका स्ट्रक्ट फंक्शन का और एक आपका MEM CPY जो कि फंक्शन का, जो कि ये फंक्शन यूज होता है एक मेमोरी लोकेशन को दूसरी जगह पे कॉपी करने के लिए, ठीक है ना। इसके अलावा हम बहुत सारे फंक्शन है जो खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं। फंक्शंस इज नोन विथ वेरियस नेम लाइक अ मेथड और अ सब रूटीन और अ प्रोसीजर। हम फंक्शन को और सारे कई नेम से जानते हैं, ठीक है। अगर फंक्शन की बात करें तो जैसे आप जैसे फंक्शन के भी कई सारे नेम हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा अगर कोई कह दे कि सब रूटीन फंक्शन क्या है, सब रूटीन क्या है, प्रोसीजर क्या है इसका, मेथड क्या है इसका, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेथड की बात हो, सब रूटीन की बात हो या प्रोसीजर की बात हो, ठीक है ना, ये तीनों के तीनों जो है ये फंक्शन के ही अलग अलग टाइप है। बात समझिएगा। अगर हम फंक्शन की बात अगर आपसे फंक्शन न बोल के कोई बोलता है कि सब रूटीन क्या है इसका, इसके प्रोसीजर क्या है, इसके मेथड क्या है इसके, तो वहां पे भी आप ये समझिए कि ये पर्टिकुलर प्रोग्राम के फंक्शन के बारे में पूछ रहा है और हमें फंक्शन को ही एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि फंक्शन का ही एक सेकेंड, फंक्शन के ही और डिफरेंट नेम है, जैसे कि इस फंक्शन के ही और डिफरेंट नेम है जिसको हम मेथड भी कह सकते हैं, सब रूटीन भी कह सकते हैं और प्रोसीजर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल C++ में ये सिंपल फंक्शन को होप सो आपको समझ में आया होगा। और ये इतना सब कुछ लिखने का मतलब क्या है कि ये सिंपल वे में बस आपको इतना समझा रहा है कि C++ में कई सारे फंक्शन हम एडिशनल यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें एक फंक्शन हमें परमानेंट यूज करना होता है जिसको हम मेन फंक्शन कहते हैं, ठीक है ना। फंक्शन अगर डिक्लेरेशन की बात करें तो आपका फंक्शन का नेम, फंक्शन का रिटर्न टाइप और पैरामीटर को हमें डिक्लेयर करना पड़ता है। और इसके अलावा कई सारे फंक्शन ऐसे होते हैं जो प्रोग्रामिंग को डिजाइन करते समय ही बना दिए गए थे, जैसे कि MEM CPY फंक्शन जिसका यूज एक मेमोरी को दूसरे मेमोरी लोकेशन में कॉपी करने के लिए होता है। इसके अलावा फंक्शन को अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि मेथड, सब रूटीन और प्रोसीजर, ठीक है। तो ये इतना कुछ अभी इस स्लाइड में आपको बताया गया है। चलिए हम अपनी अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगर हम डिफाइनिंग फंक्शन की बात करें, ठीक है, अगर हम डिफाइनिंग फंक्शन की बात करें तो जैसा कि हमने फंक्शन की डिफाइनिंग फंक्शन की बात करें या फंक्शन डिक्लेरेशन की बात करें, तो जैसा कि देखिए मैंने आपको बताया था कि फंक्शन को किस तरीके से डिफाइन या डिक्लेयर किया जाता है। तो सबसे पहले हमें रिटर्न टाइप लिखना है कि फंक्शन क्या रिटर्न टाइप करेगा, ठीक है। उसके बाद से हमें फंक्शन का नेम लिखना है और फिर हमें पैरामीटर की वैल्यू लिखनी है, और पैरामीटर की वैल्यू लिखने के बाद ये जो आपके करली ब्रैकेट है ये क्या है, फंक्शन की बॉडी जो कि आपको पता है, ठीक है ना। तो नॉर्मली अगर जैसे हमें कोई फंक्शन बनाना है तो हमने क्या लिखा, इंट सम एक्स वाई, तो ये क्या है, इंट रिटर्न टाइप हो गया, सम नेम हो गया और एक्स वाई क्या है, पैरामीटर की वैल्यू, ठीक है ना। अब हम यहाँ लिख सकते हैं x इज इक्वल टू ए, बी इज इक्वल टू 3 और यहाँ पे लिख दे रिटर्न 0, ठीक है ना। तो अब क्या होगा कि ये x और y में किसकी वैल्यू लेगा, ये 3 और 4 की, ठीक है ना। तो ये क्या है, आपका फंक्शन डिक्लेरेशन है या फंक्शन डिफिनीशन है, जिसका यूज हम अकॉर्डिंग टू नीड जब भी हमें फंक्शन को डिफाइन करना होता है या डिक्लेयर करना होता है तो हम वहां पे हम इस चीज का यूज करते हैं दोस्तों, ठीक है। अब बात करें, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि अ C++ फंक्शन डिफिनीशन कंसिस्ट ऑफ अ फंक्शंस हेडर एंड अ फंक्शन बॉडी, हियर आर ऑल द पार्ट ऑफ अ फंक्शन। तो यहाँ पे नीचे देखिए फंक्शन के
हर पार्ट को बताया गया है और उसको डिटेल में डिस्क्राइब किया गया है, जैसा कि हम लोगों ने अभी ऊपर डिफिनीशन में देखा था कि क्या होता है आपका जैसे कि हमने अभी देखा है कि फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए रिटर्न टाइप होता है, फंक्शन का नेम होता है, पैरामीटर की लिस्ट होती है और फंक्शन की बॉडी होती है जो कि यहाँ पे है, ठीक है ना। तो इसी चीज को हमने अगर डिटेल में अगर हमें समझना है तो यहाँ पे देखिए नीचे बताया गया है कि सबसे पहले अगर हम बात करें रिटर्न टाइप की, तो रिटर्न टाइप क्या है, तो जैसा लिखा हुआ है कि अ फंक्शन में रिटर्न अ वैल्यू, हर फंक्शन कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करता है, तो द रिटर्न टाइप इज द डाटा टाइप ऑफ द वैल्यू द फंक्शन रिटर्न, यानी जो रिटर्न टाइप है वो डाटा टाइप है जो कि ये जो पहले से डिफाइन हो जाता है कि फंक्शन जो है इसी टाइप की वैल्यू को रिटर्न करेगा। जैसे कि हमने इंटीजर लिखा तो वो इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करेगा, फ्लोट लिखा तो वो फ्लोट वैल्यू को रिटर्न करेगा, अगर हमने वाइड लिखा तो वो किसी भी वैल्यू को रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है ना। सम फंक्शन परफॉर्म द डिजायर्ड ऑपरेशंस विदाउट रिटर्निंग अ वैल्यू, कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो डिजायर्ड ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं बिना किसी वैल्यू को रिटर्न किए। इन दिस केस द रिटर्न टाइप इज द कीवर्ड वाइड, और इस केस में हम रिटर्न टाइप को क्या लिख देते हैं, वाइड, वाइड कीवर्ड से रिप्लेस कर देते हैं, यानी कि ना हम वहां इंट फ्लोट कुछ ना लिख के हम वहां क्या लिख देते हैं दोस्तों, वाइड, ठीक है ना। और वाइड लिखने का मतलब क्या होता है कि अब वहां पे, अब यहाँ पे मतलब कि कोई भी नया फंक्शन या फिर कोई भी वैल्यू यहाँ पे रिटर्न नहीं करेगी, ठीक है ना। तो ये आपका दोस्तों रिटर्न टाइप है। होप सो आपको रिटर्न टाइप के बारे में समझ में आ गया हो, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों अगर हम बात करें फंक्शन नेम की, ठीक है, तो अगर हम फंक्शन नेम की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो देखिए जैसा कि लिखा हुआ है कि दिस इज द एक्चुअल नेम ऑफ द फंक्शन नेम एंड द पैरामीटर लिस्ट टुगेदर कंस्टिट्यूट द फंक्शन सिग्नेचर, ठीक है ना। तो फंक्शन नेम की बात करें तो ये एक्चुअल नेम होता है फंक्शन का, और हमें पता है कि फंक्शन का नेम हम जब भी डिसाइड करें तो बहुत ही सोच समझ के डिसाइड करना चाहिए, क्योंकि हमें नेम एक्चुअल में ऐसा रखना चाहिए जो कि आसानी से फंक्शन को के वर्किंग को शो कर सके, ठीक है ना। द फंक्शन नेम एंड द पैरामीटर लिस्ट टुगेदर कंसिस्ट द फंक्शन सिग्नेचर, यानी कि जो फंक्शन का नेम और उसके साथ जो हम पैरामीटर की वैल्यू, पैरामीटर को जो इंप्लीमेंट करते हैं एक साथ, वो क्या करते हैं, वो फंक्शन के सिग्नेचर को या फिर फंक्शन को क्रिएट करते हैं, या फंक्शन उन्हीं से मिलके बनता है, ठीक है ना। यानी कि फंक्शन नेम और साथ में पैरामीटर की वैल्यू, अगर हम ये चीज टुगेदर में है तो वो क्या करते हैं कि कंस्टिट्यूट द फंक्शन सिग्नेचर, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों रिटर्न टाइप हो गया आपका, फंक्शन नेम हो गया, फिर हम पैरामीटर की बात करें जो कि फंक्शन नेम के अंदर रखा जाता है, ठीक है ना। तो पैरामीटर की अगर हम दोस्तों बात करते हैं तो देखिए जैसा कि पैरामीटर में लिखा हुआ है कि अ पैरामीटर इज लाइक अ प्लेस होल्डर, ठीक है, व्हेन अ फंक्शन इज इन्वोक्ड you pass a value to the parameter, this value is referred to as actual parameter or argument. The parameter list refer to the type, ordered and number of the parameter of a function. Parameter are optional, that is a function may contain no parameter, ठीक है ना। यानी कि पैरामीटर ऑप्शनल भी होता है, अगर हम जैसे कि पहली चीज क्या है कि जब हम कोई फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं तो उसमें फंक्शन नेम, फंक्शन का रिटर्न डाटा टाइप लिख रहे हैं, अगर वो डिजायर है और कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है तो हम वाइड कर लिख देंगे। उसके बाद से हम फंक्शन नेम को लिखते हैं और उसके अंदर हम पैरामीटर की वैल्यू को डालते हैं, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। और पैरामीटर की वैल्यू क्या है, वो प्लेस होल्डर है जो कि वहां पे उसकी जगह पे जो भी वैल्यू हम पुट करते हैं तो वो उसी पैरामीटर में जाके सेव हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर फंक्शन में पैरामीटर लिखा जाए, तो जहां पे जिस फंक्शन में पैरामीटर की जरूरत नहीं होती है वहां पे हम पैरामीटर को शो नहीं करते हैं, जैसे कि आप मेन फंक्शन में देखते हैं, मेन फंक्शन के अंदर हम लोग कोई पैरामीटर की वैल्यू शो नहीं करते, ठीक है ना। तो ये अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा फंक्शन है और क्या हम उसमें पैरामीटर की वैल्यू इंप्लीमेंट करने की जरूरत है कि नहीं है, ठीक है ना। ये सारी चीजें हम मतलब कि वहां पे देखते हैं, ठीक है। और जब ये तीनों चीजें हो गई तो जो लास्ट हमारी चीज आती है वो हमारी होती है फंक्शन बॉडी, ठीक है ना। जैसा कि आपको पता भी है कि जब से मेन के अंदर भी ये करली ब्रैकेट के अंदर जो है हम फंक्शन बॉडी को लिखते हैं, ठीक है ना, जो कि उसी फंक्शन का ही पार्ट होता है, ठीक है, या फिर ब्लॉक ऑफ कोड होता है। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि द फंक्शन बॉडी कंटेन्स अ कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट दैट डिफाइन व्हाट द फंक्शन डज, ठीक है ना। यानी फंक्शन बॉडी क्या है कि ये डिफाइन करता है कि फंक्शन एक्चुअल में क्या डन करेगा, यानी कि जो कुछ भी हम फंक्शन बॉडी के अंदर डिफाइन कर देंगे, फंक्शन बॉडी जो है वो उसी चीज को शो करेगा या उसी चीज को देखेगा, ठीक है ना। यानी कि जो भी कोड होगा वो पर्टिकुलर जो भी हम फंक्शन के अंदर जो भी कोड हम डिफाइन कर रहे हैं
तो पर्टिकुलर जब भी हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे तो उसके बॉडी के अंदर का कोड जो है वही एग्जीक्यूट करेगा और उसी के हिसाब से जो है ऑपरेशन जो है आपका परफॉर्म होगा दोस्तों। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल एक ले लें, ठीक है ना, तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, फॉलोइंग इज द सोर्स कोड फॉर द फंक्शन कॉल्ड मैक्स। मैक्स का सोर्स कोड मैक्स फंक्शन के लिए है। द फंक्शन टेक टू पैरामीटर एक्स एंड वाई एंड रिटर्न द बिगेस्ट ऑफ देम। यानी कि ये जो हम प्रोग्राम का जो हम एग्जांपल ले रहे हैं ये मैक्स फंक्शन का है कि दो वैल्यू के बीच में, दो नंबर के बीच में मैक्स नंबर को फाइंड करने के लिए। तो आइए हम देखते हैं कि किस तरीके से एक मैक्स नाम का हमने फंक्शन बनाया है और उसकी हेल्प से हम ये काम कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जैसे कि लिखा हुआ है हैश इनक्लूड stdio, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, उसके बाद से हमने क्या किया कि हमने फंक्शन बनाया। फंक्शन में हमने क्या बनाया, एक इंट लिखा जो कि डाटा टाइप है, मैक्स फंक्शन का नेम है, और इंट एक्स इंट वाई क्या है, पैरामीटर की वैल्यू। ठीक है ना, और ये जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर है ये क्या है, आपकी फंक्शन की बॉडी। ये चीज क्या है, फंक्शन बॉडी। और फंक्शन बॉडी के अंदर हमने क्या डिफाइन किया है कि इफ कंडीशनल स्टेटमेंट एक्स ग्रेटर देन वाई, फिर क्या रिटर्न करेगा, एक्स, और एल्स वाई। यानी कि अगर x y से बड़ा है तो x की वैल्यू को रिटर्न कर देगा, और अगर नहीं तो y की वैल्यू को रिटर्न कर देगा। ये हमने फंक्शन बनाया है मैक्स नाम का। ठीक है, अब आगे देखते हैं इंट मेन वाइड। ठीक है, हमने ये मेन फंक्शन लिखा और हमने एक वैल्यू दिया इंट a 10 b इंट 20, यानी दो वैल्यू दिया, एक 10 एक 20। ठीक है ना, और हमने इंट m जो मेन फंक्शन है उसमें हमने मैक्स ab को यानी मैक्स फंक्शन को हमने कॉल किया। ठीक है ना, अब ये जो ab वैल्यू है ये कहां चली जाएगी, x और y की जगह पे, और यहाँ पे क्या होगा, a ग्रेटर देन x y की वैल्यू चली गई, तो यहाँ पे x की जगह a की वैल्यू है, y की जगह b की वैल्यू है। तो अब यहाँ पे ये कंडीशन जो है आपकी, ये कंडीशन को वो चेक करेगा। ठीक है, और यहाँ पे जब वो कंडीशन को चेक करेगा तो क्या देखेगा कि a की वैल्यू b से छोटी है, तो a को ना रिटर्न करके वो क्या रिटर्न करेगा, b। ठीक है ना, तो आपका आउटपुट क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे आउटपुट आपका होगा 20। आउटपुट क्या होगा आपका 20। क्यों, क्योंकि जैसे ही हमने मैक्स फंक्शन को कॉल किया, इंट m नाम का हमने वेरिएबल लिया और उसमें मैक्स फंक्शन में a और b पैरामीटर वैल्यू को डाला, तो ये a और b वैल्यू जैसे ही यहाँ पे गई, यानी x की जगह पे 10, b की जगह पे, y की जगह पे 20, तो जैसे ही x इससे कंपेयर करेगा तो ये सही नहीं है, यानी 10 बड़ा नहीं है, तो एल्स करके वो y को रिटर्न करेगा, जैसा कि हमने कल जब इफ एल्स का कंट्रोल स्टेटमेंट देख रहे थे तो हम लोगों ने वहां पे देखा था। तो ये क्या करेगा, 20 को रिटर्न कर देगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमारा ये फंक्शन वाला काम होता है। ठीक है ना, डिक्लेरेशन टाइप के बारे में अगर हम देखें तो अगर हम डिक्लेरेशन टाइप को अगर हम देखते हैं और समझते हैं, तो जैसा कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ फंक्शन डिक्लेयर हैज द फॉलोइंग पार्ट्स। तो उसमें एक रिटर्न टाइप है, आपका फंक्शन नेम है, पैरामीटर लिस्ट है, जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉर द अबव डेफिनेशन डिफाइंड फंक्शन mx फॉलो द फंक्शन डिक्लेरेशन। तो हमने क्या किया है कि जो mx नाम का मैक्स नाम का फंक्शन है उसका डिक्लेरेशन, जैसे नॉर्मल फंक्शन का डिक्लेरेशन क्या है, नॉर्मल फंक्शन का डिक्लेरेशन ये है कि रिटर्न टाइप होगा, फंक्शन नेम होगा और पैरामीटर लिस्ट होगा। तो हमने जो मैक्स नाम का फंक्शन लिया है यहाँ पे, ठीक है ना, इसके लिए हमने क्या जो नीचे कैसे डिक्लेयर किया उसको, हमने उसका रिटर्न टाइप लिया है, नेम लिया है, और इंट एक्स इंट वाई क्या है, पैरामीटर की वैल्यू है। ठीक है ना, तो पैरामीटर नेम आर नॉट इंपॉर्टेंट इन फंक्शन डिक्लेरेशन, ओनली देयर टाइप इज रिक्वायर्ड, सो फॉलोइंग इज आल्सो वैलिड डिक्लेरेशन। यानी कि हम चाहे तो पैरामीटर के अंदर नेम न लिखें तो भी चलेगा। यानी कहने का मतलब क्या है, हम यहाँ पे अगर हम x को न लिखें, यहाँ पे हम y को न लिखें तो भी चलेगा, केवल हम इतना ही लिख दें इंट मैक्स इंट इंट, यानी इससे ये डिक्लेयर हो जाएगा कि मैक्स नाम का जो फंक्शन है वो दो इंटीजर वैल्यू को अपने साथ एज अ पैरामीटर होल्ड कर सकता है। ठीक है ना, हम ये जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पे पैरामीटर में भी टाइप के साथ उसके नाम को डिक्लेयर करें। ठीक है, ये कहीं से भी जरूरी नहीं है कि हम मतलब कि टाइप को भी टाइप के साथ पैरामीटर के नेम को भी डिस्कस करें। ठीक है दोस्तों, तो ये एक सिंपल फंक्शन के बारे में मैंने आपको बताया कि सिंपल फंक्शन क्या होता है, कैसे उसका डिक्लेरेशन होता है और किस तरीके से उसका कोड में इंप्लीमेंटेशन होता है। ठीक है दोस्तों,
तो मेन चीज समझने की क्या है दोस्तों, जब तक आप इस सिंपल फंडे को नहीं समझेंगे फंक्शन के, तब तक आप आगे चल के फंक्शन में जो और सारे फंक्शन आएंगे तो आप कंफ्यूज होंगे। तो नॉर्मली अगर अपने आप दिमाग में आपने एक बार अगर इस फंक्शन के सिंटेक्स को आपने रखा है, तो आप आसानी से फिर कोई भी और फंक्शन जो है वो बना सकते हैं। नियम याद रखिएगा कि पैरामीटर की वैल्यू में आप केवल डाटा टाइप भी रख सकते हैं, नेम लिखना जरूरी नहीं है, इसलिए ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है ना। अब आपके ऊपर है कि आप किस तरीके के डाटा टाइप को आप वहां पे इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कल हम नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।